Hello my dear viewers, my name is Anwar Hussain Barbia and I welcome you to my channel AHB Physics. So अभी मैं आप लोगों से हिंदी से बात करूंगा क्योंकि बेसिकली कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो आसामीज मीडियम से है, हिंदी मीडियम से है या फिर बंगाली मीडियम से है जिनको इंग्लिश अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता है। तो मेरा नाम अनवर हुसैन बरबिया है और मैंने ऑलरेडी क्लास 12 के लिए अभी तक 70 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो इनिशियली जब लॉकडाउन शुरू हो रहा था तब मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं क्लास 12 का ही फिजिक्स का वीडियोस बनाऊंगा 2020 में, लेकिन अभी ये लॉकडाउन पीरियड एक्सटेंड हो गया। इट इज़ नियरली 3 मंथ्स के ऊपर है, तो अभी फिर क्लास 11 का भी वीडियोस बनाना पड़ रहा है, तो इसीलिए मैं आज से शुरू कर रहा हूँ क्लास 11 का फिजिक्स। तो क्लास 11 का फिजिक्स का ये पहला क्लास होगा और ये पहला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स बोलते हैं या फिर बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। जो मैथमेटिक्स हमें चाहिए फिजिक्स को पढ़ने के लिए वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आपको क्लास करने से पहले थोड़ा मेरे बारे में अच्छी तरीके से जान लीजिए। कोई भी क्लास होता है तो कोई भी टीचर में से क्लास अगर आपको करना है, अगर आपको उस टीचर के बारे में पता होता है तो आपको उस टीचर के साथ बॉन्डिंग होता है या फिर आपको जानना ज़रूरी है कि वो टीचर कौन है, कहाँ से आया, क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, वो सारे आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने अपना इंट्रोडक्शन वीडियोस में बहुत सारी चीज़ आप लोगों को बोल दिया है, तो अभी कुछ और चीज़ बोलूँगा, आपको भी फायदा होगा, सो प्लीज़ लिसन। तो मेरा बचपन में मैं आप क्लास 6 तक, नर्सरी से लेकर क्लास 6 तक मैं एक छोटा सा स्कूल में पढ़ा हूँ। उस स्कूल का नाम है राजनगर नर्सरी एमई स्कूल। सो बेसिकली मैं सिलचर का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा घर जो है प्रॉपर सिलचर पे नहीं है, मैं हाथीरहाट सिकुना का रहने वाला हूँ। तो मेरा जो स्कूल था वो राजनगर पे था और मेरा घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 3 किलोमीटर्स था और मुझे डेली 3 किलोमीटर्स पैदल जाना पड़ता था और पैदल आना पड़ता था। मैं एकदम चाइल्डहुड से, बचपन से पैदल जाता था, फिर पैदल रिटर्न आता था। तो जाने में ऑलमोस्ट मुझे 1 घंटा लगता था और आने में 1 घंटा लगता था। उसके बाद क्लास 6 ख़त्म हो गया, तो क्लास 6 में आने के बाद मेरा पापा ने क्लास 5 से ही उसका तैयारी कर लिया है कि मुझे जेएनवी में देना है, तो मुझे जेएनवी में एडमिशन देने के लिए रेडी किया। तो जब मैं एंट्रेंस का बुक पढ़ रहा था तो एंट्रेंस का उस टाइम पे बंगाली बुक अवेलेबल नहीं था। बेसिकली मेरा मीडियम क्या था, बंगाली था, तो बंगाली का बुक अवेलेबल नहीं था। तो मेरा पापा ने मेरे लिए एक आसामीज बुक मंगवाया था, मुझसे बंगाली बुक के लिए बुलाया था लेकिन मिला नहीं, तो आसामीज का एक बुक मिला है और मेरा पास एक इंग्लिश का बुक था। तो उस टाइम पे मेरे लिए ट्यूशन करना उतना मीन्स पॉसिबल नहीं था, वहाँ पे उतना अच्छा टीचर्स भी नहीं थे। तो बहुत सारा स्ट्रगल करके मैंने वो जेएनवी का बुक पढ़ लिया। मीन्स कैसे पढ़ा वो आगे जाके मैं आपको कभी बताऊंगा, ठीक है। फिर मेरे मम्मी पापा के बारे में थोड़ा बोल देते हैं। मेरा मम्मी जो है बेसिकली, मेरा मम्मी का नाम अमीना बेगम है एंड वो तो इलिटरेट है, और मेरा पापा जो है ही इज़ लिटरेट। वो 1979 का ITA ट्रेड होल्डर है। तो बेसिकली पढ़ाने के लिए मेरा पापा का ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो जेएनवी का जिस दिन इंटरव्यू था तो उस टाइम पे जाने के समय मेरा मम्मी मुझे बोला कि तू इंटरव्यू जो है अच्छी तरीके से नहीं लिखना। तो मेरा मम्मी को मैंने पूछा क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि मेरा मम्मी के मन में बहुत सारा सवाल था कि अगर जेएनवी में मैं चला जाऊँगा तो फिर उनको बहुत सारे लोगों ने, उस टाइम पे मेरे टाइम पे मेरे गांव से कोई भी स्टूडेंट नहीं थे जेएनवी का, तो मेरे उस एरिया में ही स्टूडेंट नहीं थे। किसी को जाके पूछ लो कि जेएनवी कैसा है, व्हाटएवर कैसा है, कुछ पूछने के लिए कोई भी नहीं था। तो फिर मेरा मम्मी को बहुत सारे लोगों ने उल्टा पुल्टा बहुत सारा मैसेज दिया है और उनसे मेरा मम्मी को लगा कि मेरा बेटा जो है चला जाएगा और मेरा बेटा को नहीं मिलेगा। तो मेरा मम्मी को किसी ने बोला वो बेटा गवर्नमेंट जो है उसको लेके चले जाता है, ऐसा ऐसा गाँव में होता है ना। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मम्मी को मिला, जिससे मेरा मम्मी जो है मुझे एग्ज़ाम के टाइम में, जाने का टाइम पे मेरा मम्मी ने बोला तो एक काम करना, एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से नहीं लिखना, अगर एग्ज़ाम तो अच्छी तरीके से लिखेगा तो पास हो जाएगा, और पास हो जाएगा तो जेएनवी चला जाएगा, और जेएनवी चला जाएगा तो फिर मैं नहीं चाहता कि तू जेएनवी जा सीधा। तो फिर मैं जाने के टाइम पे मैंने ऐसा सोचा कि मेरा पापा इतना मेहनत किया मेरा ऊपर, मुझे तो अभी एक चीज़ मेरा दिमाग में आया, मैं पास कर लूँ पहले जेएनवी, अगर मुझे जाना है तो जाऊँगा, नहीं जाना है तो नहीं जाऊँगा। तो फिर मैं जाके अच्छी तरीके से एग्ज़ाम को लिखा है, और एग्ज़ाम का जो टाइम है उससे बहुत पहले ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। तो कुछ लोग ऐसा, जो टीचर है उसने बोला कि आपका एग्ज़ाम इतना जल्दी हो गया, मैंने बोला हाँ हो गया।
तो वो तो निकलने नहीं देते। फिर मैं बैठ के इंतज़ार किया, फिर टाइम ख़त्म हुआ, फिर मुझे निकलने दिया गया। तो आने के बाद मेरा पापा बोला कि तेरा एग्ज़ाम कैसे हुआ? मैंने बोला अच्छा हुआ। घर गया, मम्मी ने पूछा कि एग्ज़ाम कैसे गया? तो फिर मैंने मम्मी को क्लियरली बोला कि मैंने एग्ज़ाम तो लिखा है, अगर मैं सिलेक्ट होता हूँ तो कोई ज़बरदस्ती मुझे लेके नहीं जा सकता है। तो अगर मुझे जाना है तो जाऊँगा, नहीं जाना है तो नहीं जाऊँगा। फिर मुझे सिलेक्शन मिल गया, मैं जेएनवी में चला गया। तो जेएनवी में चला गया, जेएनवी में जाने के बाद शुरू हुआ मेरा रियल लाइफ का, मीन्स रियल स्टोरी शुरू हुआ है। तो मैं तो बंगाली मीडियम से गया हूँ, जैसे आप लोग कुछ लोग आसामीज़ मीडियम से हो, तो आपको ये आसामीज़ मीडियम से हो या फिर कुछ और मीडियम से हो, तो आप लोगों को ये टेंशन है कि अभी हम लोग इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे। तो वही टेंशन मेरे लाइफ में भी था। मैं जब जेएनवी में गया, जेएनवी में जाने के बाद मैं तो क्लास 6 में गया, सारे बुक्स इंग्लिश में लिखा हुआ है, और मैंने तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट ही पढ़ के गया था। अच्छी तरीके से 2 एक सेंटेंस पढ़ना आता है, कहाँ इंग्लिश पढ़ना आता है। तो वहाँ पे जाने के बाद जैसे मैंने वो इंग्लिश का बुक देखा, वो तो मेरे लिए पूरा महाभारत था, यू कैन इमेजिन दैट। तो फिर जेएनवी में भी यूनिट टेस्ट होता है, पहला यूनिट टेस्ट हुआ। पहला यूनिट टेस्ट पे मुझे 4 सब्जेक्ट में 0-0 मिला है, ठीक है, 4 सब्जेक्ट में 0-0 मिला है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं क्लास 6 तक तो पूरा टॉपर था। फिर क्लास 4 में मैं पूरा सलचपड़ा ब्लॉक में टॉपर था। फिर उसके बाद इतना सारा, मीन्स इतना अच्छा स्टूडेंट था मैं, और यहाँ पे आके मुझे 0 मिल रहा है। क्यों मिल रहा है मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मुझे एक तो घर छोड़ के गया, पढ़ने का मूड नहीं था, और जो भी पढ़ता था वो तो कुछ समझ में नहीं आता था, वो सारे हवा होता था मेरे लिए। और क्लास में बैठता था, जस्ट ऐसे सुनता था, पूरा 6-7 घंटा ऐसे बैठ बैठ के सुनता था, कुछ समझ नहीं आता। तो इससे मैं एक रिलेटेड एक मेरा अपना स्टोरी बताऊं कि मेरा एक इंग्लिश के टीचर थे, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ यहाँ पे। तो मेरे इंग्लिश के टीचर टेंस पढ़ा रहे थे। तो इमेजिन, जब बच्चा जस्ट एक सेंटेंसेस पढ़ना सीख के गया है, उसको टेंस पढ़ाएंगे तो इंग्लिश का कैसे हाल होगा। वो भी टेंस पूरा पढ़ा रहे थे, बीच बीच में हिंदी यूज़ कर रहे थे, और पूरा तो इंग्लिश का टीचर इंग्लिश ही पढ़ा रहे थे। अचानक से आके मुझे एक सवाल पूछे, वही बोर्ड से ही सवाल पूछे, आंसर तो बोर्ड में ही लिखा था। मुझे ना सवाल समझ में आ रहा था, ना आंसर समझ में आ रहा था, मैं क्या बोलूँ, मैं तो कुछ नहीं बोला। तो फिर कुछ उन्होंने मुझे कुछ बोला, बोल के ऐसा एक थप्पड़ लगाया। मीन्स वो जो थप्पड़ लगाया ना, उस थप्पड़ की वजह से अराउंड वो 10-11 बजे मुझे थप्पड़ लगाए, और कम से कम 2-2:30 बजे तक मैं रोता रहा। मेरा मीन्स अंदर से एक फीलिंग्स था, क्या फीलिंग्स था मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैं बच्चा था, कि मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था। मैं इतना अच्छा स्टूडेंट था, कैसे था, अभी यहाँ पे आके मेरा इतना बुरा हाल हुआ है कि टीचर लोग इतना बुरी तरीके से मुझे मार रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर कुछ ऐसे बहुत सारे ट्रांजिशन था, तो फिर मैंने अपना पापा को फ़ोन किया। फ़ोन करके, फ़ोन करना उस टाइम पे मेरा घर में के आसपास तो फ़ोन नहीं था। तो मेरा मम्मी जो है हर 3 दिन में आती थी। तो बेसिकली लोग 3 दिन में नहीं आते, 15-20 दिन में आते, लेकिन मेरा मम्मी जो है हर 3 दिन में आ जाती थी जेएनवी में। वो भी सुबह सुबह आ जाती थी। सुबह टाइम में क्या होता है, बस गाड़ी वगैरह खाली होता है तो आके बैठ जाती थी। 11 बजे आके बैठी थी, जब तक मेरा क्लास खत्म होता है, 2:30-3 बजे तक क्लास खत्म होता है। उसके बाद सिक्योरिटी जाके मुझे बोलता था, फिर मैं जाता था, मिलता था। फिर मेरा मम्मी घर जाते जाते जो है रात हो जाती थी। तो मेरा घर से जेएनवी में आने के लिए उस टाइम पे भी अराउंड 70 to 80 रुपीज़ खर्चा होता था, फेयर्स वगैरह मिला के। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, पूरा तो ओपनली आपको नहीं बोल सकता हूँ, कि मेरा मम्मी के पास उस टाइम पे वो 100 रुपया भी नहीं था कि हर 3 दिन में आके मुझसे मिले। वो पैसा भी किसी और से वो लेके आती थी। तो यहाँ पे तो एक चीज़ है, ये तो आपको पता ही है, ये मम्मी है, क्योंकि मम्मी तो मम्मी होती है, हर किसी का मम्मी जो है मम्मी होती है। तो हो गया। फिर मेरा मम्मी जो है आती थी, मीन्स मेरा मम्मी, अब तो पता चल गया कि मेरा बैकग्राउंड क्या था। तो मेरा मम्मी वैसे कपड़ा लगा के आती थी, मेरा पापा भी वही कपड़े, मीन्स कैसे कपड़ा लगा के आते थे, आपको पता है। तो उस चीज़ को देख के बेसिकली क्या होता है, जेएनवी में तो ऐसे, जेएनवी तो गरीब लोगों के लिए है, लेकिन गरीब लोगों के लिए उतना जेएनवी नहीं होता है, क्योंकि उसमें मेरे हिसाब से नहीं होता है, क्योंकि जेएनवी में वो रियल इंटेलिजेंट स्टूडेंट चाहिए। और आज के टाइम पे वो रियल इंटेलिजेंट को निकालने के लिए भी आपको क्या चाहिए, प्रोसेस चाहिए। बिना प्रोसेस का एक बंदा घर में बैठ बैठ के पढ़ के जो है जेएनवी क्वालिफाई करने का, वो नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है।
हाँ, मैंने बहुत सारा रट्टा मारा है, पूरा बुक ही रट्टा मार दिया। वहाँ पे जाके जो क्वेश्चन है वो सारा मेरा बुक से ही आ गया, जहाँ सीधा उतार दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या वहाँ पे लिखा हुआ है और वो क्या यहाँ पे जनवरी का क्वेश्चन का पेपर में है। बस इतना पता है, मेरा बुक जो मैंने पढ़ा है उस बुक में सारा क्वेश्चन था और सारा क्वेश्चन पेपर में था, सारा आंसर मैंने उतार दिया। बस इतना ही मुझे पता है। खाली वो रीजनिंग वाला पार्ट जो है उसको समझ में आता था और बाकी वो तो कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा मार्क मिला है, मैं क्वालिफाइड भी हो गया। तो जेएनवी में मैं जाने के बाद बेसिकली क्या हुआ, इनिशियली तो उस टाइम पे बहुत सारा रैगिंग्स भी होता था। सीनियर लोग भी बेसिकली क्या करते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट को टारगेट करते हैं जिनको टॉर्चर किया जा सके। तो उस टारगेट पे मैं भी था, क्योंकि मुझे मेरा हाल देख के उनको लगा कि इसको अच्छी तरीके से टॉर्चर कर सकते हैं, इसको टॉर्चर करने के लिए बिल्कुल लायक है। बहुत सारा टॉर्चर किया, कितना टॉर्चर किया आई कैन नॉट टेल यू। आज के टाइम पे जेएनवी में तो कोई रैगिंग का सिचुएशन नहीं है, लेकिन उस टाइम पर रैगिंग ज़बरदस्त सिचुएशन में था। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, आपको वहाँ से पता चल जाएगा, सारा नहीं बोलूँगा। कि एक मेरा सीनियर को कपड़ा धोना है, वो भी रात को 2 बजे, दिसंबर का मंथ है, यू कैन इमेजिन दैट कोल्ड। और मेरा जेएनवी जो है वो जेएनवी पहलापुर में, वो पहाड़ी इलाके में आता है और उस रीजन में बहुत ठंड है। उस बंदे ने 1.5 घंटा तक कपड़ा धोया और मेरा हाथ ऐसे था, उसको कपड़ा धो धो के यहाँ पे रखना है, बस वो रखने के लिए मैं था। एक्चुअली उसको डर लगता था, वो डरपोक था। और मैं हाथ ऐसे 2 घंटा ऐसे 1.5 से 2 घंटा ऐसे ही खड़ा रखा और 1.5-2 घंटा कपड़ा धोया और मेरा यहाँ पे रखा है। इमेजिन दैट सिचुएशन। तो इतने अच्छे रैगिंग्स होते थे। चलो वो तो पार्ट है। दूसरा मेरा एक प्रॉब्लम ये था कि मैं बचपन से थोड़ा एग्रेसिव था। मुझे लोगों का मीन्स लोग मेरा ऊपर मुझे सप्रेस करे, वो चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। तो कभी कभी ऐसा होता था, सीनियर लोग मुझे टॉर्चर करते थे तो मैं भी कर देता था। तो बेसिकली मैं रिटर्न मार देता, कोई अगर मुझे मारा तो मैं भी मार देता था, क्योंकि मैं बर्दाश्त करने वाला इंसान नहीं था, बचपन से ही नहीं था, मेरा आदत ही नहीं है। तो उस चीज़ से क्या होता है कि एक सीनियर को अगर आपने मार दिया तो वो बाकी सीनियर्स को बोलता है, तो बाकी सीनियर लोग भी आपको आकर टॉर्चर करते थे। ऐसे बहुत सारे सीनियर्स ने मुझे मारा है और मैंने भी बहुत सारे सीनियर्स को मारा है। तो ये सिलसिला चला है, ठीक है। लेकिन मैं तो बदमाश था, क्योंकि ये सीनियर को मारा, आज मैं नहीं बोल रहा कि मैं बहुत अच्छा किया है, सीनियर्स को मारा है, मैं बदमाशी किया है, मैं मानता हूँ। लेकिन उन लोगों ने भी मुझे बहुत सारा टॉर्चर किया है, वो सारे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत सारा टॉर्चर किया है। फिर मैंने वहाँ पे धीरे धीरे मैंने एक चीज़ को एनालिसिस किया है कि वहाँ पे एक रास्ता है, जो स्टूडेंट अच्छा होते हैं, जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, उनको बेसिकली जो है टॉर्चर वगैरह नहीं किया जाता है, या फिर उनको उल्टा पुल्टा कामों में नहीं बुलाया जाता है। उनको जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं तो उनको छोड़ा जाता है। तो उस चीज़ से मैं मोटिवेट हो गया, मुझे लगा कि मैं अभी कुछ पढ़ूंगा, ठीक है। लेकिन मैं जब भी पढ़ने बैठता था वही मेरा मीडियम बीच में आ जाता था। मुझे इंग्लिश कुछ समझ में नहीं आता था, रीडिंग मार मार के क्या करूँ, मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं कहाँ से पढ़ूँ और क्या पढ़ूँ। तो फिर मैंने अपना घर में मैसेज दे दिया कि मेरा मम्मी जब आया, मेरा मम्मी को रो रो के पूरा बोला कि मुझे जेएनवी में और नहीं रहना है, ठीक है, मुझे जेएनवी छोड़ के घर जाना है, मुझे जेएनवी में और नहीं रहना है। फिर मेरा मम्मी घर गए, घर जाके मेरा पापा को पूरा रेस पता है ना, रेस दे के बोले कि मेरा बेटा को जेएनवी में नहीं रहना है, आपने जेएनवी में दिया है और वो वहाँ पे नहीं रह पा रहा है। उसने पूरा मुझे बोला है कि उसको जेएनवी में और एक दिन भी नहीं रहना है, आप उसको जाके लेके आ जाइए। फिर वो संडे का दिन, हर 3 दिन में मेरा मम्मी आती थी, संडे फिर मेरा पापा आया। तो फिर मेरे पापा आके मेरे पास बैठ के बोले ठीक है, आज तो मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। तो मैं तो दिल में पूरा खुश था कि आज जेएनवी से जाने वाला हूँ। तो फिर मेरा पापा बोले आज तुझे लेने के लिए आया हूँ, तू एक चीज़ है, तू झूठ नहीं बोलेगा, तू जेएनवी से क्यों जाना चाहता है बोल दे, मुझे बोल और मैं तुझे लेने आया हूँ, लेके जाऊँगा। तो मैंने अपना पूरा कहानी बोला, क्योंकि मेरा मेन प्रॉब्लम ये था कि मुझे पढ़ाई कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दूसरा प्रॉब्लम ये सारे टॉर्चर से, ये सारे रैगिंग से, उससे मैं पूरा हाल बेहाल में था, मेरा हाल बुरा था। पूरा बोलने के बाद मेरा पापा ने एक चीज़ मुझे बोला है, सी ये जो लाइफ है इसमें तो स्ट्रगल करना ही है, तुझे समझ में नहीं आता, जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन कहाँ से आता है। मैंने बोला वो तो बुक से आता है। बोला तो एक काम कर, पूरा बुक ही रट्टा मार लेना, जहाँ से क्वेश्चन आएगा वहाँ से उतार के एग्जाम में लिख के आ जा, वो मिलेगा, उससे लगेगा तो लगेगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, तुझे समझने की अभी क्या जरूरत है, समझ में नहीं आ रहा रट्टा मार ले। तो बोला ये तो अजीब इंसान है यार, इतना बड़ा बड़ा इंग्लिश का बुक कैसे रट्टा मारूँ मैं।
तो फिर मेरा पापा बोला तुझे तू रट्टा मार सकता है, मुझे पता है, क्योंकि तू जब क्लास 4 में वृत्ति का एग्ज़ाम लिख रहा था पूरा बुक ही रट्टा मार दिया था। उस टाइम पे वृत्ति का जो बुक था उस टाइम पे शायद 600 to 700 पेजेस का था। उस पूरा बुक को सही में मैंने रट्टा मार दिया था। और ये तो तेरे लिए क्या है, ये तो तू रट्टा मार सकता है, रट्टा मार दे हो जाएगा। फिर मैंने वो सारे प्रॉब्लम्स को बोला है, तो मेरा पापा बोले कि वो प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम है, तू सारे चीज़ों को मत देख। तो अगर ज़िंदगी में कभी इंसान बन पाया, अच्छा स्टूडेंट बन गया, तो वो सारी चीज़ तेरे से निकल जाएगा। जो प्रॉब्लम तू आज फेस कर रहा है वो सारे प्रॉब्लम तेरा नहीं रहेगा। तो बचपन से मैं एक्चुअली बहुत टॉर्चर में था। ऊपर से मैंने जब देखा है मेरा पापा जो है मुझे लेने के लिए आए तो है, लेकिन एक्चुअली उनका मूड नहीं है मुझे लेके जाने के लिए। तो फिर मेरा पापा को मैंने बोला नहीं, अब मैंने मूड तो बना लिया, मैं तो अब घर जाऊँगा, 2 दिन के लिए भी हो मैं घर जाऊँगा। तो फिर मेरा पापा मुझे लेके गए घर में। लेके जाने के बाद मैं 2 दिन रहा घर में। 2 दिन मेरा पापा जो है हमेशा कोशिश करते थे कि मैं मम्मी के पास मत जाऊँ, क्योंकि मम्मी के पास जाऊँगा तो मेरा मम्मी बेसिकली मुझसे बहुत प्यार करती है। वो नहीं चाहती कि मुझे कोई कष्ट हो, लेकिन मेरा पापा चाहते थे कि मैं जेएनवी में पढूँ। तो मैं इस दुविधा में था कि मैं कहाँ जाऊँ। तो एक सिचुएशन ऐसे आया, फिर बाद में मैंने सोचा कि मेरा पापा का इतना इकोनॉमिक कंडीशन इतना बुरा है और मेरा पापा इतना मेहनत करके मुझे जेएनवी में दिया है, तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। फिर मैंने पापा का बात मान लिया और 3 दिन के बाद मैं जेएनवी फिर चला गया। जाने के बाद मैंने जेएनवी में पढ़ा है आपको क्लास 12। फिर मैंने बीटेक भी किया है, एमटेक भी किया है और आज भी इस पोजीशन में हूँ। मुझे ओके, तो आप मीडियम का जो चेंज हो रहा है, जो भी मीडियम आपका चेंज हो रहा है, मीडियम का चेंज लेकर आपको बिल्कुल नहीं डरना है। आपको फाइनेंशियली अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। लाइफ में हर चीज़ चेंज हो जाती है, बस इतना आपको सोचना है कि आपको चेंज करना है। अगर आप ज़िंदगी में सोचेंगे कि आपको चेंज करना है, आप हर चीज़ को चेंज कर सकते हैं। अरे यार, इंसान तो दुनिया में रह के जन्नत को भी मांग लेता है, जन्नत के जाने के लिए तैयारी कर लेता है। तो ये तो क्या है, हम लोग फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, तो पढ़ ही सकते हैं। तो मैं अपना बता देता हूँ। फिर 2 यूनिट टेस्ट में मुझे तो 0-0 मिला। फिर मेरा पापा ने इतना समझा बुझा कि मुझे जब जेएनवी में दिया, मैं जेएनवी में गया। जेएनवी में जाने के बाद फिर मैंने अपना पापा का बात मान लिया। ठीक है, पापा ने बोला जो है पूरा बुक को मुखस्त मार लेना है। मैंने पूरा बुक को ही मुखस्त मार दिया और जहाँ से क्वेश्चन आता था मैं क्वेश्चन को पढ़ता था। मुझे जैसे मान लीजिए इंग्लिश पूरा है, पूरा पोएट है, पोएट्री है, जो भी है वो सारा पूरा मुखस्त क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को मिलाता था, कौन सा पैराग्राफ से आया वहाँ से एक पैराग्राफ उठा के डाल देता था। जाओ, अब टीचर भी तो आपको पूरा नहीं कर सकता ना। एक बंदा पूरा बुक को ही कॉपी कर लिया है, उसका रिलेटेड ही डाला है, तो टीचर कुछ मार्क्स देता था। पहले तो मुझे धीरे धीरे आता था। हर यूनिट टेस्ट के बाद क्या होता था, वहाँ पे जो क्लास टॉपर्स होते हैं उनको सामने बुला के एक रेस्पेक्ट दिया जाता है। मीन्स क्लास टॉपर्स को बुला के लेके जाते थे। मैं तो कहा 0 मिलता है मुझे। तो थर्ड टाइम मेरा पापा का बात सुन के मैंने जब पढ़ लिया, एग्ज़ाम भी लिख लिया, तो फिर थर्ड टाइम टॉपर्स का जब लिस्ट आ रहा था, तो पहला टॉपर तो मुझे पता है, अभी नाम नहीं लूँगा। सेकंड टॉपर भी मुझे पता था और थर्ड टॉपर जो है वो थोड़ा चेंज होता था। पहला दोनों एग्ज़ाम में चेंज हुआ। तो थर्ड टॉपर का जब नाम लिया तब मेरा नाम अचानक आ गया। तो मैं सुन के मैं खुद डाउट में था, इधर उधर देखा कोई, फिर मुझे याद आया नहीं, अनवर सेन तो कोई नहीं है। तो फिर मैं शर्मा के एकदम सामने गया। मैं एकदम बिल्कुल बच्चा था। मैं कैसा था वो तो आपको पता ही है, मैं बच्चा था, बिल्कुल बच्चा था। क्लास 6 में बच्चा ही होता है। वो फीलिंग्स मैं आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं सामने गया। जिस दिन मैं सामने चला गया उस दिन से मैंने ठान लिया कि अब से मुझे फिर ड्रॉपर नहीं बनना है। ठीक है, टॉपर बनना ही है, ड्रॉपर नहीं बनना है। और उसके बाद 4th यूनिट टेस्ट जब हुआ तब तो मैं टॉपर ही बन गया।
तो एक बार मैं टॉपर बन गया, फिर किसी को टॉपर बनने नहीं दिया, ठीक है। कैसे बनने नहीं दिया है तो मुझे पता है कितना पढ़ना है, मैं पढ़ सकता हूँ। और उस दिन से मेरा पापा का बात सुन के मैंने जैसे ही ठाना, और वही से मेरा ज़िंदगी जो है बदल गया, और रियली बदल गया। और आज मैं जो हूँ वो मेरे मम्मी और पापा दोनों के लिए हूँ, ठीक है। तो आपको मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, आपको पता ही है ऑलरेडी, इंट्रोडक्शन में आपको पता चल गया है। तो सबसे पहला चीज़ है बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। सो आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ता है। फिजिक्स अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है, फिजिकल लॉज को अच्छी तरीके से अगर समझना है, फिजिकल फेनोमेनन को अगर अच्छी तरीके से आपको समझना है, तो आपको मैथमेटिक्स चाहिए। विदाउट मैथमेटिक्स यू कैन नॉट स्टडी फिजिक्स। तो सबसे पहला चीज एक ये है कि जो स्टूडेंट्स फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपका ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। सो दिस इज एनसीईआरटी फिजिक्स पार्ट 1। इसका अंदर पे अगर ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इफ इट इज रिटन इन इंग्लिश, दैट मीन्स आपका जो मीडियम है वो इंग्लिश है, और आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है। आपको पढ़ना भी इंग्लिश में है और लिखना भी इंग्लिश में है। हाँ, उसको समझने के लिए हम कोई और लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। मेरा जो क्लासेस होता है वो बेसिकली इंग्लिश में होता है, और इसका एक्सप्लेनेशन में बीच बीच में हिंदी यूज करता हूँ। क्लास 12 के लिए मैं हिंदी कम यूज करता हूँ, और आप लोग क्लास 11 में हो तो पहला 3 महीना आपको मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि हिंदी बोलूँ। लेकिन फिजिक्स का जो वर्ड्स है, उनका जो एक्चुअल हिंदी मीनिंग है वो मैं नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, नहीं बोल सकता हूँ। उसको मैं कोशिश करूँगा हिंदी में समझाने के लिए, आप उसको समझ लेना। सो बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स मींस फिजिक्स को पढ़ने के लिए क्या क्या मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ता है। सो व्हेन वी से मैथमेटिक्स इज द सपोर्टिंग टूल ऑफ फिजिक्स। मींस अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आपको सपोर्टिंग टूल के हिसाब से मैथमेटिक्स को अच्छी तरीके से समझना है। नाउ मैथमेटिक्स का जो मैथमेटिकल टूल्स है, सबसे पहले हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। व्हाट इज एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री? नाउ सी, ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ये आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा है। ट्रिगोनोमेट्री इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड। सो ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है इसको कहां से लिया गया है? ग्रीक का वर्ड से लिया गया है। सी, ये आसाम का आसामीज से नहीं लिया गया, नहीं तो यहाँ पे आपको आसामीज वर्ड मिलता। अगर ये हिंदी से मींस इंडिया से लिया जाता तो यहाँ पे आपको हिंदी का वर्ड्स मिलता है, यहाँ पे आपको संस्कृत का वर्ड मिलता है। ये ग्रीक से लिया गया है, तो इसका मतलब ये जो वर्ड्स होगा वो क्या है? ग्रीक से है, और इन ग्रीक वर्ड्स का इंग्लिश मीनिंग है। तो ग्रीक वर्ड, ग्रीक तो हमें कहाँ पता होगा, इंग्लिश थोड़ा पता है, तो इंग्लिश से हम लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन इस ट्रायंगल को अब आसामीज में क्या बोलते हैं? त्रिकोण शायद, या क्या है पता नहीं, आप लोगों ने 10 में पढ़ा है। ये मेजर को मीन्स नापना है, मेजर करना है, उसको आसामीज में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इंग्लिश में पढ़ना ही है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। पहले आप उस चीज को मेंटलिटी बना लीजिए कि आपको पढ़ना इंग्लिश में ही है। कैसे पढ़ना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। और साइंस अगर पढ़ना है तो दिल से पढ़ना। कितना समय पढ़ना है इसका कोई गारंटी नहीं है। कुछ स्टूडेंट को 4 घंटे से हो जाता है, कुछ को 6 घंटे से हो जाता है, कुछ स्टूडेंट्स को 10 घंटे की जरूरत पड़ता है, किसी को 14 घंटे की जरूरत पड़ सकता है। आपका कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना है। उस लेवल पे ही डिपेंड होता है कि आप कितना घंटा पढ़ेंगे और कितना घंटा पढ़ने के बाद आप सक्सेसफुल होंगे। आपका मोटिव एक ही है, आपको सक्सेसफुल बनना है। और अगर सक्सेसफुल बनना है साइंस स्ट्रीम में, आपके अंदर जोश होना चाहिए और आपको पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा लेबर करने की जो है आपको हिम्मत होनी चाहिए, और अंदर से जोश भी होना चाहिए। जोश नहीं है तो साइंस नहीं पढ़ना, छोड़ देना, नहीं होगा, फेल कर। ट्रिगोनोमेट्री इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। सो ट्रिगोनोमेट्री जो है ये ग्रीक के वर्ड से लिया गया है। इसका एक वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, एक वर्ड है ट्राइगोनल जिसका मीनिंग है ट्रायंगल, और दूसरा वर्ड है मैटर जिसका मीनिंग है मेजर, ठीक है। तो सबसे पहला चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एंगल। नया चीज नहीं है, इसको आप लोग कोण बोलते हो शायद। तो एंगल आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट इज एंगल। The angle is defined as
the amount of revolution, the amount of revolution that a revolving arc, that a revolving arc makes with its initial position. तो मैं रिपीट करता हूँ, एंगल क्या है? The angle is defined as the amount of revolution that a revolving arc makes with its initial position. Well, if you consider that यहाँ पे कोई एक लाइन है and that line is say OX, तो ये मेरा क्या है? इनिशियल पोजीशन है. इनिशियल का मतलब क्या है? शुरुआत का पोजीशन है. अब ये लाइन क्या करेगा? रोटेट करेगा. दिस लाइन विल रोटेट. ये ऐसे रोटेट करेगा या फिर ये ऐसे रोटेट करेगा. सो मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि इस तरीके का रोटेशन. इसका मतलब दो रोटेशन कर सकते हैं. एक है एंटी क्लॉक. इसका मतलब क्या बोलते हैं? क्लॉक के उल्टा. क्लॉक कैसे घूमता है? क्लॉक में ऐसे घूमता है सारे का. तो इसका उल्टा लेने से इसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉक. तो हम लोग कौन सा रोटेशन पे कंसीडर कर रहे हैं? वी आर कंसीडरिंग द एंटी क्लॉक रोटेशन. तो ये OX जो है, ये लाइन अगर इस पोजीशन में आता है, OP पोजीशन में आता है, तो बीच में एक कोण बनता है. उसको क्या कहा जाता है? थीटा. दैट इज एंगल. सो व्हाट इज एंगल? द एंगल इज डिफाइंड एज, एंगल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एज द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन. कितना रिवोल्यूशन होता है? रिवोल्यूशन का मतलब क्या है? घूमना. रिवोल्यूशन का मतलब क्या है? घूमना. द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन, वो कितना घुमा है. दैट रिवॉल्विंग आर्क, इसको हम क्या बोलते हैं? रिवॉल्विंग आर्क, घूमने वाला रेखा. शायद आर्क को शायद रेखा कहा जाता है. रिवॉल्विंग आर्क का मतलब क्या है? घूमने वाला रेखा. मेक्स विद इट्स इनिशियल पोजीशन. तो कोई एक रेखा है, उस क्या कोई एक लाइन है, इसका इनिशियल पोजीशन ऐसा है, ये ऐसे घूमता है तो ऐसे घूम रहा है. ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है. इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको कहा जाता है एंगल, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से. ठीक है. थीटा इज टेकन एज पॉजिटिव if the arc, if the line, the angle is defined as the amount of revolution that a revolving arc makes. लिखा है या revolving line लिखा है, revolving line होना चाहिए. The angle is defined as the amount of revolution that a revolving line, this is a revolving line, makes with its initial position. So theta is taken as positive if the revolution of line is एंटी क्लॉक. ये जो लाइन है, ये अगर रिवॉल्व करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, जो थीटा होगा उसको लिया जाता है पॉजिटिव. अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा ये पॉजिटिव क्यों है, इसको नेगेटिव लेने से क्यों नहीं होता है? तो साइंस में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं साइंस पढ़ने के लिए, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, वहां पे एक चीज यूज होता है, उसको कहा जाता है कन्वेंशन. कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन का मतलब है इसको ऐसे ही माना जाता है. इसको ऐसे ही क्यों माना जाता है, इसका कोई आंसर नहीं है और आप इसको सवाल भी नहीं करवा. ठीक है. अगर हम इस रिवॉल्विंग लाइन को एंटी क्लॉक घुमाते हैं, जो एंगल थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है. फिनिश. अगर इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो थीटा क्या होगा? नेगेटिव होगा. अगर ये एंटी क्लॉक होता है तो पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा? नेगेटिव होगा. इसका मतलब ये जो एंगल है ये पॉजिटिव कब होता है? जब लाइन एंटी क्लॉक घूमता है, और ये थीटा नेगेटिव कब होता है? ये लाइन जब क्लॉकवाइज घूमता है. ठीक है. सो थीटा इज टेकन एज, थीटा मींस एंगल, इज टेकन एज negative. Theta is taken as negative if the revolution of line, if the revolution of line is clockwise. थीटा इज टेकन एज नेगेटिव. थीटा जो है नेगेटिव होता है कब होता है? if theta is, if the revolution is clockwise.
ये लाइन अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव एंगल को पॉजिटिव लेते हैं। अगर ये लाइन क्लॉकवाइज घूमेगा तो हम एंगल को क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, एक चीज है, कुछ स्टूडेंट को ये कंप्लेंट भी है कि अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आता है, देन आई एम रियली सॉरी। यू आर इंडियन, यू आर स्टेइंग इन इंडिया, सो इफ यू डोंट नो हिंदी, इट्स नेशनल लैंग्वेज, यू शुड लर्न इट। ठीक है, आपको सीखना ही है, सीख लेना। लिखिए, लिख लिए। नाउ 1 डिग्री, इस सिंबल को क्या कहा जाता है, डिग्री, DEGREE। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60, यहाँ पे डैश डाला जाता है, इसको कहा जाता है मिनट। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60, इसको कहा जाता है मिनट। इस सिंबल को कहा जाता है मिनट, मिनट ऑफ आर्क, और इसको हम लोग बोलते हैं आर्क मिन, आर्क मिन। 1 डिग्री इज 60, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट ऑफ आर्क और आर्क मिन। तो इसको आप सीधा ऐसे बोल सकते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो ये मिनट जो है टाइम का भी होता है, इसीलिए इसको सेपरेट करने के लिए इसको एक्चुअली कहा जाता है मिनट ऑफ आर्क, या फिर उसको कहा जाता है आर्क मिन। नाउ 1 मिनट और आर्क मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60, ये डबल डैश डालने से इसको कहा जाता है सेकंड ऑफ आर्क, सेकंड ऑफ आर्क और आर्क सेकंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड ऑफ आर्क और आर्क सेकंड। नाउ जो प्लेन, जो एंगल है, एक्चुअली ये एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। इसको हम लोग प्लेन एंगल क्यों बोलते हैं, इसको हम लोग प्लेन एंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं प्लेन में। हमारा इनिशियल पोजीशन क्या है, मान लो हमारा इनिशियल पोजीशन OX है और फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन OP है। हमने रिवोल्यूशन कैसे लिया, ऐसे लिया। इसका मतलब इस चीज को रिप्रेजेंट हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, प्लेन में कर रहे हैं। इसीलिए ये जो थीटा है, एंगल है, इसको कहा जाता है प्लेन एंगल। सो देयर इज वन मोर एंगल दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। इसको हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। सो व्हाट इज, ये जो एंगल है इसको कहते हैं प्लेन एंगल। सो SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज, SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, प्लेन एंगल का मतलब क्या है, थीटा। SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। इसका SI यूनिट क्या है, रेडियन है, और इसको डिनोट किया जाता है RAD से। ये एंगल क्या है, प्लेन एंगल है, और इसका SI यूनिट क्या है, रेडियन है। इसका डिनोशन क्या है, RAD। तो 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन अब मैं सिंबॉलिकली यूज करूंगा। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच, 360 डिग्रीज। तो ये आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा। 2 पाई रेडियन का मतलब क्या है, अगर ये लाइन OX ऐसे घूमने लगता है, घूम के पूरा अगर एक कंप्लीट चक्कर लगाएगा, तो एक कंप्लीट चक्कर में ये कितना एंगल ट्रेस करेगा, 2 पाई। एंगल का ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन है। सो 2 पाई रेडियन इक्वल टू कितना है, 360 डिग्रीज है। तो अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ पाई रेडियन, व्हाट विल बी पाई रेडियन, इट विल बी 180 डिग्रीज। पाई रेडियन इज 180 डिग्रीज। अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ 1 रेडियन, सो व्हाट विल बी 1 रेडियन, इट विल बी 180 डिवाइडेड बाय पाई। 1 रेडियन will be equal to 180 by pi डिग्री। अगर मैं बोलता हूँ 1 डिग्री, 1 डिग्री, then it will be pi divided by 180
रेडियन। तो ये सारे कन्वर्शन आपको यूज होता है, हमेशा याद रखना, भूलना नहीं। सो 2 पाई रेडियन इज 360 डिग्री है, पाई रेडियन इज 180 डिग्री है, 1 रेडियन इज 180, 1 रेडियन इज 180 बाय पाई डिग्री है, 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियन। और ये तो आपको बचपन से ही पता है, वन राइट एंगल इज इक्वल टू हाउ मच, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज है, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज है, और वन राइट एंगल इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन है। वन राइट एंगल इज इक्वल टू हाउ मच, पाई बाय 2 रेडियन है। So this symbol is called pi. So it is pi by 2 radian. ठीक है? कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिए? So can you define 1 रेडियन? ऐसा यूनिट तो रेडियन हो गया, तो 1 रेडियन तो हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम बोलते कि हमारा इनिशियल पोजीशन है, तो ये हमारा फाइनल पोजीशन है, तो इनिशियल कहाँ से शुरू किया, यहाँ से, फाइनल कहाँ पे गया, यहाँ पे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क लेंथ, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस। मींस ये अगर एक कंप्लीट चक्कर लगाएगा तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। तो ये रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा। ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है। थीटा इक्वल टू हमें कितना डिफाइन करना है, 1 रेडियन डिफाइन करना है। कितना डिफाइन करना है, 1 रेडियन। तो ये आपका आर्क लेंथ जो है, आर्क लेंथ को अगर हम डिनोट करेंगे एस, so if we define angle, if we say it is plane angle, so when we define plane angle, it is denoted as arc length. Plane angle is arc length per unit radius. Plane angle को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, arc length by radius. प्लेन एंगल को डिनोट करते हैं थीटा से, आर्क लेंथ को हम डिनोट कर रहे हैं एस से, और रेडियस को हम लोग डिनोट करते हैं आर से। इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या है, एस बाई आर। सो प्लेन एंगल इज डिफाइंड एज आर्क लेंथ बाई रेडियस। ये जो थीटा है ये प्लेन एंगल है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, रेडियस है। सो ये जो मेरा थीटा इक्वल टू क्या है, एस बाई आर। ये थीटा का ऐसा यूनिट क्या है, इसका ऐसा यूनिट है रेडियन, ये एस है, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है। और ये जो आर है, ये रेडियस है, ये भी एक डिस्टेंस है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है। तो ये 1 रेडियन कब होगा, 1 रेडियन जब ये 1 होगा, ये 1 होगा तब होगा, या फिर ये जब 5 होगा, ये 5 होगा तब भी होगा। ये अगर 10 है, ये अगर 10 है, तब भी 1 रेडियन होगा। तो इसका मतलब जब मेरा आर्क लेंथ और रेडियस बराबर है, तब जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। So ये जो arc length है that should be equal to radius. So what is 1 radian? 1 radian. 1 radian is the amount. 1 radian is the angle subtended. 1 radian is the angle subtended at the center of a circle, at the center of a circle by an arc whose by an arc, ARC, by an arc whose arc length is equal to
the radius of circle. 1 radian is the angle subtended at the center of a circle. 1 radian is the angle. 1 radian जो है ये एक एंगल है. सबटेंडेड का मतलब है बनाना. एंगल जो बनता है एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल. वो एंगल कहाँ पे बनता है? सर्कल का सेंटर पे बनता है. बाय एन आर्क. कौन बनाता है? कोई एक आर्क बनाता है. उस आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल. इसका जो आर्क लेंथ है वो रेडियस के बराबर है. तो जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर होता है तो सर्कल का सेंटर पे जो एंगल बनता है या फिर वो आर्क जो एंगल बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन. ठीक है. तो आज का ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास है. आपका इंट्रोडक्शन क्लास बिल्कुल नहीं है, वो मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है. क्लास 11 का पहला क्लास है. आपने मुझे अच्छी तरीके से सुना है, समझा है. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. If you have not subscribed my channel, please subscribe my channel. Myself AHB. The channel is AHB Physics. So here from the coming classes, everything will be physics only. Thank you. Bye bye.